So today we'll try and revise first of all regression, and then we'll try and cover frequency distribution. So for regression we always need some kind of data to work with. So uh, let me just create some data. Again, this is purely fictitious data that I am using over here. Let us say let me get some real life data on. So I have some data over here. I will have to clean it a bit. तो कोई बता सकता है ये किस चीज का डेटा है? गेस वर्क। हर साल ये डेटा इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। So this is basically the rate of gold. This is gold rate. तो 2010 में गोल्ड का रेट 18,500 था और आज 2022 में और इससे भी ज़्यादा होगा, बट 21 में रेट था 48,720। तो अगर किसी ने 2010 में 18,500 रुपये का गोल्ड खरीदा होगा तो 2021 में वो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। वी आर लुकिंग एट अ वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न। और हमें मान लीजिए 2022 के लिए कैलकुलेट करना है कि गोल्ड रेट एस्टिमेटेड कितना होगा। ओके, सो in any regression question, the first thing that we want to do is we want to create the equation that is called the regression equation. अब ये आपको एग्जाम में रिग्रेशन इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग, सो आई एम पुटिंग दिस इक्वेशन. So equation is y is equal to a plus bx. सो ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं. अब यहां पर y वेरिएबल क्या होता है? हु कैन टेल मी व्हाट इज द y वेरिएबल? हमारे पास ईयर और गोल्ड रेट है. y वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे? गोल्ड रेट. गोल्ड रेट. तो जो भी चीज हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, जो भी चीज हमें एस्टिमेट करनी है फ्यूचर के लिए, वो y हो जाता है. तो यहाँ पे क्योंकि गोल्ड रेट हमें 2022 के लिए एस्टिमेट करना है, तो गोल्ड रेट हमारा y वेरिएबल बन जाता है. और यहाँ पे x वेरिएबल रहेगा हमारा ईयर्स, बिकॉज दैट इज द गिवन वेरिएबल. तो x हमेशा कौन सा वेरिएबल है? जो हमको गिवन है. हमें यहाँ पर ईयर और गोल्ड रेट गिवन है, तो ईयर हमको 2022 तक गिवन है और गोल्ड रेट हमको 2021 तक गिवन है. So we have to calculate the gold rate for 2022. So we follow this equation where y is equal to the gold rate and x is equal to years.
Now, who can tell me what is A in the equation? What do we call A? Intercept. 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 Very good. So intercept हमारे इक्वेशन का पहला कंपोनेंट है, A कंपोनेंट है, और B को हम क्या बोलते हैं? Slope. 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 Nice. So slope becomes the B variable. Now, once we have set up the data, हमें पता चल जाए कि x कौन सा वेरिएबल है, y कौन सा वेरिएबल है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमको y गिवन है, हमको x गिवन है, हमें a और b का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट पता लगाते हैं। तो इंटरसेप्ट के लिए हम नीचे जगह बनाते हैं डेटा के ठीक नीचे कि इस डेटा का इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए। तो इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द इंटरसेप्ट फॉर्मूला, दैट इज INTER intercept. Now it says known y's and known x's are the inputs. तो यहाँ पे हमारा y वेरिएबल जैसा कि हमें पता है गोल्ड रेट है, तो यहाँ पर हम जो नोन y हैं, जो कुछ भी हमें y के बारे में पता है वो हमें फीड करना होगा। तो हमें y के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन पता है, B2 से लेकर B13 तक हमें इंफॉर्मेशन पता है y के बारे में। और एक्सेस मतलब जो हमारे ईयर्स हैं, तो हम ईयर का डेटा सेकेंड नंबर पे फीड करते हैं। तो जो हमारा नोन y है, नोन x है, उसका डेटा हम यहाँ पे फीड करते हैं टू कैलकुलेट the intercept. So now you can see the intercept has been calculated. Next comes slope. Slope calculate करने के लिए हम slope formula को use करते हैं. It is very simple. Intercept के लिए formula intercept है, slope के लिए slope function है। इसमें भी हमें दोनों इनपुट सेम डालने हैं। नोन वाइज मतलब y के बारे में जो कुछ पता है, गोल्ड रेट का डेटा 2010 से लेकर 2021 तक, और फिर नोन एक्सेस में 2010 से लेकर 21 तक हम डेटा को फीड करेंगे, एंड दैट इज द स्लोप दैट वी आर फाइंडिंग। हाँ जयराम, तुमने हाथ उठाया था, डू यू हैव अ डाउट? ओके, सो नाउ when we have completed this part, the next thing that we want to do is we have to estimate the gold rate. क्या करना है? एस्टिमेट करना है गोल्ड रेट। एस्टिमेटेड गोल्ड रेट हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, और एस्टिमेट करने का तरीका जो है वो इक्वेशन को फॉलो करने से आता है। तो y मतलब कि हम गोल्ड रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तरीका क्या है? a यानी इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू x, ये हमें y इज इक्वल टू a प्लस bx का इक्वेशन फॉलो करना है। तो हम उस इक्वेशन को यहाँ पे एस्टिमेटेड गोल्ड रेट के कॉलम में लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इंटरसेप्ट को, जो हमारा B16 में इंटरसेप्ट है, उसको ऐड करेंगे, फिक्स करते चलेंगे साथ में, एंड देन वी विल go ahead and do b into x, that is slope B17 स्टार ईयर, यानी कि जो हमारा A2 सेल है जहां पे हमारी x की वैल्यू है। अब ध्यान रखेंगे A2 को हमें फिक्स नहीं करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर एवरी ईयर। 2010 के लिए वैल्यू हमने A2 में लिखी हुई है, 2011 के लिए A3 में आएगी, और इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। तो हमें यहाँ पर इंटरसेप्ट और स्लोप के जो सेल्स हैं उन्हें ही फिक्स करना है, x के सेल को फिक्स नहीं करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज। अब हम ये ड्रैग करके इसको नीचे लेकर आएंगे।
when we drag it down, we are going to drag it down till 2022. तो 2022 तक जब हम ड्रैग करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमें बताती है कि 2022 में जो रेट है वो 44,995 रहेगा. So that is the estimated gold rate for 2022. ठीक है. Now what do we have to do? हमें इन सारे के सारे नंबर्स को चेक कर लेना है कि ऑल दीज कैलकुलेशंस आर फाइन. सो इंटरसेप्ट का हमारा डेटा सही होना चाहिए. नोन y पहले आएगा, फिर नोन x आएगा. स्लोप में भी सेम, नोन y पहले आएंगे, फिर नोन x's आएंगे, और उसी को यूज करके हम एस्टिमेटेड गोल्ड रेट निकालेंगे. नाउ द one more statistic that you have to calculate in this exercise is that you have to calculate correlation. तो correlation हम हमेशा actual data, जो given data है उसी के साथ calculate कर सकते हैं. correlation में हम check करते हैं कि दो variables क्या साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. तो correlation कैलकुलेट करने के लिए हम डेटा यूज करते हैं CORREL, कोरेल डेटा फंक्शन हम यूज करेंगे. तो इसमें पहला इनपुट एरे 1 है, यानी कि हमें पहली जो डेटा सीरीज है, ईयर वाली डेटा सीरीज है, उसको सेलेक्ट करना है, और फिर गोल्ड रेट को सेलेक्ट करना है, और फिर जब हम इस फॉर्मूला को रन करेंगे तो हमारा कोरिलेशन निकल के आता है 0.82. That is the correlation which has been calculated. अब हमको, जिससे पहले कि हम चार्ट बनाएं, हम इसमें छोटा सा काम ये करेंगे कि हम इन सारे सेल्स की फॉर्मेटिंग जो है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहाँ पे अभी जनरल सेलेक्टेड है होम टैब में. हमें ध्यान ये देना है कि हम जनरल से इन सारे सेल्स का फॉर्मेट चेंज करके नंबर में रखें. नंबर में करने से हमको हर जगह 2 डेसिमल पॉइंट मिलते हैं, जो कि दिखने में भी ठीक लगता है और प्रेजेंटेशन के लिए काफी बेटर. तो हम सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पर. इस तरीके से हम अपने सारे कॉलम्स को फॉर्मेट करेंगे. नाउ कम्स द चार्टिंग पार्ट, कि अगर हमें इस डेटा के साथ में चार्टिंग करनी है, चार्ट बनाना है, तो कैसे करेंगे. तो जैसा मैंने क्लास में भी बताया, इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर जो तरीका मुझे प्रेफरेबल लगता है वो सिखाने के लिए मैं यूज करता हूं. तो हम सबसे पहले ईयर और गोल्ड रेट, जो गिवन डेटा है, जो हमें क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ, वो डेटा सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और स्कैटर चार्ट पे क्लिक करते हैं. तो इस तरीके से हमारा जो चार्ट है वो बन के तैयार होता है. तो इसमें अभी सिर्फ एक्चुअल डेटा है, जो गोल्ड का रेट है वो एक्चुअल डेटा में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. पर अभी हमने अपनी जो रिग्रेशन इक्वेशन की लाइन है वो प्लॉट नहीं करी. तो उसे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, हम गोल्ड रेट वाला जो हमारा ये चार्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे. यस भावना. सर हम इसमें पूरा सिलेक्ट नहीं कर सकते एस्टिमेटेड गोल्ड तक? वो करेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स हैं वो ठीक से काम ना करें. इस वजह से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करने को एक बोलता बार हूं. रिपीट कर दियो जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. ऑल राइट. सो हमने एस्टिमेटेड गोल्ड रेट निकाल लिया है, इंटरसेप्ट, स्लोप, कोरिलेशन निकाल लिया है, सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं. नाउ वी वांट टू क्रिएट द चार्ट. तो चार्ट क्रिएट करने के लिए ईयर से लेकर गोल्ड रेट, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है, वो सेलेक्ट करेंगे. हाँ अविनाश.
सर एक बार दोबारा से एरे 1 और एरे 2 बता दो कोरेल के फंक्शन में प्लीज। ये रही एरे 1 और एरे 2 का मतलब है कि आपको जो दो कॉलम गिवन होंगे क्वेश्चन में, ईयर और गोल्ड रेट, या गोल्ड रेट के अलावा कोई भी जो डेटा गिवन होगा, उन दोनों में आपको कोरिलेशन निकालना है। तो पहले हम कोई भी एक डेटा सीरीज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद दूसरी डेटा सीरीज सेलेक्ट करेंगे। नाउ चार्टिंग करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द गिवन डेटा। जो क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है ईयर और गोल्ड रेट का जो डेटा है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक्चुअल डेटा है, इसमें एस्टिमेटेड गोल्ड रेट नहीं है, एस्टिमेटेड आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो ये गिवन डेटा है। उसी के साथ हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और स्कैटर प्लॉट पर आकर एक स्कैटर डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये डायग्राम तैयार हो जाएगा, अब हम इसमें एस्टिमेटेड गोल्ड रेट की लाइन को जोड़ सकते हैं। जोड़ना कैसे है? फिगर को सेलेक्ट करिए तो आपको ये जो डेटा है वो हाईलाइट हुआ हुआ यहाँ पे नजर आने लगेगा। अब आपको इसके जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर है, हम बिल्कुल इसके कॉर्नर पर आएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि डबल हेडेड एरो एक बन रहा है मेरा कर्सर, उसको ड्रैग करके हम लास्ट वाले कॉलम को भी इंक्लूड कर देंगे। तो जैसे ही हम ये लास्ट वाला कॉलम इंक्लूड करते हैं तो आप देखोगे कि अब जो एस्टिमेटेड गोल्ड रेट का पॉइंट है वो ऑरेंज कलर के डॉट से नजर आ रहा है, राइट? सर इसमें हमें ट्रेंड वैल्यू भी इंक्लूड करनी होती है? नहीं, वो तरीका मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। जो तरीका मैं बोल रहा हूं वो आप सुनिए। नाउ वंस यू हैव डन इंक्लूडिंग द एस्टिमेटेड गोल्ड रेट, तो अब क्या है कि जैसा कि हमें नजर आ रहे हैं जितने भी ये ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं, ये बेसिकली एक लाइन बना रहे हैं जिसको हम रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। तो रिग्रेशन लाइन को देखने के लिए हम पहले इसको डॉट से लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि ये लाइन की तरह नजर आए, डॉट्स की तरह नजर ना आए। जो पीछे वाले डॉट्स हैं उनको हम इसी तरीके से रखेंगे, ब्लू कलर के डॉट्स में ही रखेंगे। तो इसको लाइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? हम ऑरेंज कलर के जो डॉट्स हैं उन पे क्लिक करते हैं। ये सारे के सारे डॉट्स सेलेक्ट हो गए क्योंकि इनके आसपास आप ब्लू कलर के 4 डॉट्स देख सकते हो, सारे के सारे डॉट्स के आसपास। अब क्या करना है? राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऑप्शन पर आएंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ राइट साइड में हमारे पास एक फॉर्मेट डेटा सीरीज की मेन्यू खुल जाती है। इसमें जो ये पहला ऑप्शन है फिल और लाइन, इसमें हम आ जाएंगे। फिल और लाइन ऑप्शन में हमें सॉलिड लाइन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सॉलिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एक डार्क कलर की लाइन बन गई है इन सारे पॉइंट से जो गुजर रही है। अब ध्यान ये रखने वाली बात यह है कि लाइन तो हमने बना ली है, पर ये लाइन पीछे के ब्लू डॉट्स के साथ में कंफ्यूजिंग लग रही है। तो हम इसका कलर चेंज करके इसको रेड कलर का या किसी और कलर का बना सकते हैं। तो मैं इसे रेड कलर का एक कलर दे रहा हूं जिससे मेरी जो लाइन है वो पीछे के ब्लू डॉट से अलग हो जाती है। नेक्स्ट, द पार्ट विच आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू रिमूव दीज ऑरेंज कलर्ड मार्कर्स, क्योंकि अब मुझे इन मार्कर्स की जरूरत नहीं है जब मेरे पास लाइन है यहाँ पर। तो व्हाट वी कैन डू इज, लाइन के ठीक बगल में आपको मार्कर के ऑप्शंस नजर आएंगे। मार्कर पे क्लिक करेंगे तो मार्कर ऑप्शंस में आकर आप नन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से जो ऑरेंज कलर के हमारे डॉट्स थे वो अब नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ एक रेड कलर की डार्क लाइन हमको नजर आ रही है जो कि इन पॉइंट्स के बीच में से निकलती हुई जा रही है। तो इस तरीके से हमारा जो रिग्रेशन
लाइन का ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। सर एक बार ये स्टार्टिंग का बता। स्टार्टिंग मतलब क्या? सर जो ये लाइन वाला आपने बताया ना, उसे मतलब वो फॉर्मेट डाटा कैसे आया था? फॉर्मेट डेटा लाने के लिए फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे फिर से करते हैं। तो हमने क्या किया था, हमारे पास जो डेटा था पहले सिर्फ ये डेटा था, ठीक है। यस सर। हाँ जयराम बोलो। देखो अगर तुम ये थोड़ा जानबूझ के कर रहे हो जयराम, समझ नहीं आ रहा है तो ये बोलो ना, तुम माइक खोल के बोल क्यों नहीं रहे हो? यस रोशन। सर एक बार एस्टिमेटेड गोल्ड रेट का फॉर्मूला बता दो। सामने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सर उसमें लिखा दो ना सेल में। असाइनमेंट खुद किया था? सर एक साल पहले करा था। ओके सर। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द चार्ट फॉर स्कैटर प्लॉट, और फिर उसके बाद में हमने इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का तरीका क्या है कि हम जो सेकंड वाला कॉलम है इसके डेटा के लाइन को आगे बढ़ा देंगे, एस्टिमेटेड गोल्ड रेट को इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारे पास ये ऑरेंज कलर के डॉट्स नजर आएंगे। ऑरेंज कलर के डॉट्स को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके, क्लिक करते ही ये सारे डॉट सेलेक्ट हो जाते हैं। देन वी डू अ राइट क्लिक and we get an option for format data series. रोशन आपका माइक ओपन है, उसमें आवाज आ रही है। सॉरी सर। Now once you have done that, तो अब आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज अपने राइट साइड पे नजर आएगी। यहां पे पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन। फिल एंड लाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे हम, तो लाइन और मार्कर दोनों के लिए प्रॉपर्टीज आपको यहां पे मिलेंगी। तो लाइन में हमको सबसे पहले, अभी नो लाइन सेलेक्टेड है यानी इसी वजह से हम लाइन को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम नो लाइन से इसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं सॉलिड लाइन पे क्लिक करता हूं तो एक लाइन नजर आने लग गई है। उसका हम कलर सेट कर लेंगे, लेट्स सपोज आई सेट इट टू अ रेड कलर एंड नाउ आई कैन सी अ रेड कलर्ड लाइन ओवर हियर। बट मुझे को अभी भी ये मार्कर्स नजर आ रहे हैं, ऑरेंज कलर के जो पॉइंट्स हैं उनको हटाना है। उसको हटाने के लिए हम मार्कर वाले टैब में आएंगे और मार्कर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। मार्कर ऑप्शंस में हमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ मिल रहा है, ऑटोमेटिक से हटा के हम नन पे क्लिक करेंगे तो मार्कर्स गायब हो जाएंगे और सिर्फ लाइन यहाँ पे हमारे लिए रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मेट के जो विंडो है उसको क्लोज कर सकते हैं एंड नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। यस आनंद। सर जो ये गोल्ड रेट है, जो स्टार्टिंग मार्जिन 0 है, तो हम उसे चेंज भी तो कर सकते हैं 15,000 जैसे मिनिमम, जो वहाँ पे अच्छा, वैल्यू 0। हाँ वो, हाँ क्योंकि ये भी चाहो वहाँ तो पे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो प्लॉटिंग एरिया है, जैसे हमने प्लॉट किया ट्रेन लाइन या रेगुलेशन वाला, तो जैसे पास पास ज़्यादा हो जा रहा, तो दूर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और प्लस हाँ यही। हाँ, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट चूंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे खाली नहीं जा रहा है, इस वजह से हम इस वाले में स्किप भी कर सकते हैं। अगर करना चाहोगे तो उसको करने का ये तरीका है कि मैं यहाँ एक्सिस पे आके डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे को एक्सिस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस एक्सिस के ऑप्शंस में आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है एक्सिस ऑप्शंस, इसमें आके 0 गिवन है
तो 0 से हम चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 15,000 रख लेते हैं, तो 15,000 कर लेने से आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा और बेटर नज़र आएगा। हल्का सा ही फर्क पड़ रहा है, तो नॉट अ वेरी बिग इशू, राइट? सो विद दैट योर रिग्रेशन क्वेश्चन इज कंप्लीट। सर एक छोटा सा डाउट था कि इसमें ना 2022 के आगे हमें गोल्ड रेट की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो हम ग्राफ में उसे क्यों प्लॉट कर रहे हैं? ग्राफ में क्यों प्लॉट कर रहे हैं? हाँ, बिकॉज वी हैव टू प्लॉट दिस एंटायर डेटा, नो, दैट इज वाई। अगर ये इंक्लूड नहीं करोगे तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा 44,995। ओके सर। और अगर सर ट्रेंड वैल्यू आई तो हम उसे भी इंक्लूड करेंगे? ट्रेंड वैल्यू? जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होता है ना, फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 2022, तो हम तब उसे इंक्लूड करते? तो ट्रेंड वैल्यू तो गिवन है ना आपकी 44,995, यही तो ट्रेंड वैल्यू है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब इंक्लूड करेंगे ना? हाँ ऑफ कोर्स, नहीं तो ओके, तुम्हारी थैंक। ये लाइन वहां तक कैसे जाएगी? 2022 के लिए ऊपर तक कैसे जाएगी लाइन? ओके सर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो एस्टिमेशन है वही ट्रेंड वैल्यू है, कुछ और नया नहीं है। हाँ कृतिका पूछो। So can you please explain that last point again? अभी आवाज समझ में नहीं आ रही है, बहुत नजदीक से बोल रही हो माइक के, फिर से बोलो। Please explain that last point again. Yeah, so the last point that we were discussing was कि what is the trend value or what is the estimated gold rate। तो हमें estimated gold rate क्या 2022 के लिए निकालना है। तो 2022 के लिए जो estimated gold rate है वो इस कॉलम में हमें 2022 के सामने नजर आ रहा है, that is 44,995। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने इस तीसरे कॉलम में फाइंड आउट की। इसी को हम ट्रेंड वैल्यू कहते हैं, इसी को हम एस्टिमेटेड या प्रिडिक्शन वैल्यू भी कहते हैं। ओके, ऑल राइट, सो विद दैट डन, नाउ लेट अस मूव टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेट मी जस्ट जूम अ बिट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किया हुआ है कि हमें 500 से लेकर 600 के बीच में 50 रैंडमली जनरेटेड नंबर्स चाहिए, और फिर हमें उनके अलग अलग स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम, कृतिका आपका माइक ओपन है, हम रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेल में लिख लेंगे रैंडम नंबर्स, सो दैट वी कैन गेट अ स्टार्टिंग। अब फॉर्मूला क्या लिखना है हमें, हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फॉर्मूला लिखना है RAND बिटवीन, रैंड बिटवीन, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसमें हमें दो लिमिट्स मेंशन करनी होती है कि किन दो लिमिट्स के बीच में हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करना। तो क्वेश्चन में जो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन था, जहां मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था, वो क्वेश्चन दैट सेट कि 500 से लेकर 600 की रेंज में आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो वो रैंडम नंबर की जो रेंज है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वही हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे लिए इस क्वेश्चन की रेंज है 300 से लेकर 400। सो हम यहाँ पर बॉटम वैल्यू में लिखेंगे 300 और टॉप वैल्यू में लिखेंगे 400। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा रैंड बिटवीन 300, 400। नाउ once you complete the formula, you press tab, तो आपको एक रैंडमली जनरेटेड नंबर यहाँ पे नजर आने लगेगा। अब ऐसे 50 नंबर हमें चाहिए, तो हम
इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे पहले हॉरिजॉन्टली, तो 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम तक मैंने इसे ड्रैग किया और मेरे पास 5 रैंडमली जनरेटेड नंबर हैं 300 से 400 की रेंज में। अब मैं इसको नीचे वर्टिकली ड्रैग करूंगा टू गेट 10 सच रोज ऑफ नंबर्स। तो ऐसे में हमें 50 नंबर्स मिल जाते हैं, 50 रैंडमली जनरेटेड नंबर्स। ठीक है, अब हमें क्या सर एक करना, और बार बता दीजिए ये वाला फॉर्मूला के बाद से। ओके सो अभी हम देख रहे हैं कि हमने एक सेल में लगाया रैंड बिटवीन फॉर्मूला और हमें एक रैंडमली जनरेटेड नंबर मिल रहा है, मेरे में दैट इज 356 आया। हाँ, बिकॉज इट इज रैंडमली जनरेटेड, इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। सर बॉटम वैल्यू में ओके हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे ना, जो क्वेश्चन में दिया होगा। बॉटम पहले इसीलिए ही है ताकि आप जो पहली कम वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है, वो पहले लिखें, फिर कॉमा के बाद में बड़ी वैल्यू या लास्ट वैल्यू लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर। नाउ वंस यू हैव डन दैट, आपके पास एक रैंडमली जनरेटेड नंबर आ गया 300 से 400 के बीच में। अब हम ऐसे 50 सेल्स क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि हमें 50 नंबर चाहिए। तो 50 नंबर क्रिएट करने के लिए पहले 5 कॉलम में इस फॉर्मूले को ड्रैग करना होगा। तो ड्रैग करते ही हमारे पास 5 रैंडमली जनरेटेड नंबर आ जाएंगे। अब हम इनको वर्टिकली ड्रैग करेंगे ताकि हमको ऐसी 10 रोज मिल जाएं जिनमें 5 रैंडमली जनरेटेड नंबर हो। इस हिसाब से हमारे पास 50 नंबर आ जाते हैं, राइट। सो टू गेट 50 randomly generated numbers between 300 to 400, we write a formula in this cell and then drag it first horizontally and then vertically. अब इन नंबर्स के साथ में इशू ये है कि ये हर बार चेंज हो जाते हैं। तो जैसे मैं लास्ट सेल में आके फिर से अगर इस सेल के फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो आप देखोगे कि सारे नंबर्स फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो जब कभी एक्सेल का कोई भी सेल आप फिर से अप्लाई करोगे तो वो रिफ्रेश हो जाएंगी वैल्यू। तो इस हिसाब से तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिक्स्ड नंबर्स बनाने होंगे। फिक्स्ड नंबर्स बनाने के लिए हम इन सारे के सारे नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे पहले और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी का भी यूज कर सकते हैं। सो कॉपी कर लिया हमने। आफ्टर कॉपीइंग दीज नंबर्स, हम फिक्स्ड नंबर्स जहां पे हमने लिखा है उसके ठीक नीचे इन नंबर्स को पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट करने का तरीका थोड़ा स्पेशल है। क्या करना है उसके लिए, होम टैब में आना है। होम टैब में पेस्ट का ऑप्शन है। तो पेस्ट ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं, मेन्यू खुलती है, तो आपको सेकंड रो में पेस्ट वैल्यूज के ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन है पेस्ट एज वैल्यूज, उस पर क्लिक करना है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर अब कोई भी सेल हम फिर से अप्लाई करेंगे तो ये वाले नंबर सारे चेंज होते रहेंगे बिकॉज दे आर रैंडम नंबर्स। बट ये जो नंबर्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं। अब उनमें हमें रैंड बिटवीन का फॉर्मूला नहीं मिलता है, 364 की जगह 364 ही रहता है। तो जो भी आप नंबर्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे वो आपके नंबर्स फिक्स्ड हो जाएंगे। सर ये रिपीट करना एक बार। सो वेयर डिडंट यू अंडरस्टैंड, कहाँ प्रॉब्लम आ सर रही है? जब ये पेस्ट किया है तो पेस्ट करने का वो जो तरीका है वो एक बार रिपीट कर दो। ओके तो पहले मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी। पेस्ट करने के लिए होम टैब में आएंगे, पेस्ट का मेन्यू है यहाँ पर। तो पेस्ट मेन्यू में पेस्ट वैल्यूज के हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है जहां पे हमें 1 2 3 नजर आ रहा है, पेस्ट एज वैल्यूज नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन है। यहाँ पे एक वैल्यूज है, एक वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग है,
एक वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग है। आपको किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको पहले वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है, दैट इज वैल्यूज, क्योंकि हम उन नंबर्स को कॉपी करना चाहते हैं, हम फॉर्मूले को, फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करना चाहते। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, और अब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला कहीं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स बचे हैं जो रैंडमली जनरेट हुए। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एक बार जब हमने नंबर्स फिक्स कर लिए हैं तो अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको जो क्लासेस बनानी है वो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगी, जैसे मैंने क्लास के क्वेश्चन में गिवन दी है। तो इसमें आपको जो क्लासेस दी गई होंगी उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे क्लास के क्वेश्चन में हमारा जो क्लासेस थी वो 2020 की क्लासेस थी, यानी 500 से लेकर 520, 520 से 540 एंड सो ऑन टिल 600। तो हम यहाँ पर भी एज्यूम कर रहे हैं कि हमको 20 के साइज की क्लासेस बनानी है, और उसके लिए हम एक 3 कॉलम की ये टेबल बनाएंगे, जिसमें 3 कॉलम होंगे, क्लास स्टार्ट, क्लास एंड और तीसरा फ्रीक्वेंसी। सो नाउ फॉर क्लास स्टार्ट वी विल बिगिन विद द स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि हमारी वैल्यूज 300 से 400 के बीच में है, तो हमारी पहली जो क्लास होगी वो होगी 300 से लेकर 320। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि 300 से लेकर 320 लिखने के लिए 300 को एक सेल में लिखेंगे और 320 को अलग सेल में लिखेंगे। इस बात का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत आ सकती है। सर तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में लिखा होगा 300 टू 320। ओके सर। अब अगली जो क्लास है वो 320 से स्टार्ट होगी और 340 तक जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे आप सारी क्लासेस 400 तक बना सकते हो। 400 तक आपको सारी क्लासेस टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस शुरुआत की 2 क्लासेस बना लीजिए और फिर उनको साथ में सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन करके आप 400 तक ऐसी क्लासेस बना सकते हैं। तो अब हमारी 5 क्लासेस बन गई हैं, 300 टू 320, 320 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 एंड 80 टू 400। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तैयारी हो जाती है। अब असली काम जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको जो डेटा गिवन होता है उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी क्लास के लिए हम फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। मान लो हम पहली वाली क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, यानी 300 से लेकर 320। तो हम क्या करते हैं, हम ये जितने भी फिक्स नंबर्स का डेटा है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, कितने नंबर हैं ऐसे जो 300 से 320 की रेंज में आ रहे हैं, उन्हें हम गिन के यहाँ इस सेल में लिख देते हैं। अब यही काम हमें कंप्यूटर से करवाना है, तो इस काम को करवाने के लिए थोड़े से स्टेप्स लगेंगे, उन स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना है, हमें एक सेल में नहीं लगाना है, हमें बहुत सारे सेल्स में एक साथ लगाना है, यानी हमें पांचों जो सेल हैं उनमें एक साथ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे, पांचों सेल्स को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, पांचों सेल को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो ऊपर के फॉर्मूला टैब में आ सकते हो, नहीं तो यहीं नीचे ही अपना फॉर्मूला टाइप करना शुरू कर सकते हो। तो मैंने फॉर्मूला टाइप किया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला या फंक्शन यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि दो टाइप के इनपुट हैं जो आपको यूज करने हैं। पहला है डेटा एरे और दूसरा है बिन्स एरे। तो डेटा एरे के लिए हम किन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं? कौन कौन बता सकता है? व्हाट डू वी हैव टू सेलेक्ट फॉर डेटा एरे? सर फिक्स्ड नंबर्स। फिक्स नंबर्स। तो जो भी नंबर्स हमने कॉपी करके पेस्ट किए फिक्स नंबर्स के नीचे, उन सबको हम सेलेक्ट करेंगे डेटा एरे में। तो यहां से लेकर यहां तक हमने जो भी नंबर्स पेस्ट किए थे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखो, रैंडम नंबर्स को सेलेक्ट मत कर लेना, ये फिक्स नंबर्स की यहां जरूरत है। तो पहला इनपुट हमारा डेटा एरे हो गया। अब दूसरा इनपुट है बिन्स एरे। तो हमें एक्सेल को बताना है कि कौन कौन से बिन्स हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनमें उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हमेशा ध्यान रखो, बिन्स एरे में हम क्लास एंड वाला जो पूरा कॉलम है 320 से लेकर 400 इसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला जो इनपुट है वो है फिक्स नंबर्स और दूसरा इनपुट है क्लास एंड वाला जो कॉलम है यानी बिन्स एरे। डेटा एरे में फिक्स नंबर्स, बिन्स एरे में क्लास एंड वाला कॉलम। जब हम ये दोनों काम कर लेंगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में, तब आपको ध्यान देना होगा, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एंटर दबा देते हैं और फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा खास ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम जब इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं तब हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएं। तो एंटर को हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाना है। तो जैसा ही हम ऐसा करेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट होकर इन पांचों सेल्स में नजर आ जाएगी। सो दैट इज हाउ। सर एक बार रिपीट करना है मतलब। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए पहले वो सारे सेल सेलेक्ट करो जहां पे हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमने पहले वो सारे सेल सेलेक्ट किए। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइप करेंगे। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में हमें दो इनपुट डालने हैं, डेटा एरे जो कि है हमारे फिक्स नंबर्स और बिन्स एरे जो कि है हमारा क्लास एंड वाला कॉलम 320, 340, 360, 380, 400 ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया हमने, पर अभी एंटर नहीं दबाना है, ठीक है। एंटर दबाने से पहले कंट्रोल और शिफ्ट को दबा लेंगे साथ में और फिर एंटर दबाएंगे। ओके ओके सर। सो लेट मी जस्ट शो टू यू अगेन। डेटा एरे सेलेक्ट किया, बिन्स एरे सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया। अब हमें सबसे पहले चेक करना क्या चाहिए कि क्या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से चेक किया है। तो अगर मैं इस पूरे कॉलम का सम करूं तो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सारे नंबर्स को सही सही गिन के इन क्लासेस में लिखा है तो 300 से लेकर 400 तक पूरे के पूरे 50 नंबर की गिनती हो जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे एंड वाली रो में आकर हम लिखेंगे टोटल, और अब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के ठीक नीचे हम सम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम ऊपर के सारे सेल्स को ऐड करके देखेंगे कि 50 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम देख रहे हैं कि 50 की वैल्यू आ रही है, सम करने पर मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है। ऑलराइट। सर 50 क्यों चाहिए था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं हम। यस सर। व्हाट डू यू डू इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन?
देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, यानी कि हम कंप्यूटर को अप्लाई कर रहे हैं वो काम करने के लिए जो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। रिग्रेशन का कैलकुलेशन आप मैनुअली भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम मैनुअली भी कर सकते हैं, पर हम कंप्यूटर को अप्लाई कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन। 50 इसलिए चाहिए क्योंकि हमने कितने रैंडम नंबर्स जनरेट करे थे, हाउ मेनी रैंडम नंबर्स डिड वी जनरेट? 50। 50 चाहिए थे हमें, तो हमने 50 नंबर्स जनरेट करे। अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें 5 क्लासेस दी गई हैं, पहली क्लास थी 300 से लेकर 320, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो 50 नंबर्स हमने रैंडमली जनरेट करे थे उनमें से कितने नंबर हैं जो 300 से 320 के बीच में आते। अगली क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 320 से 340 का मतलब यह है कि कितने नंबर हैं इन 50 नंबरों में से जो इस 320 से 340 की रेंज में आते। अब जब हम इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो मिला के 50 आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर हमने सारे नंबर्स गिन लिए हैं और सब नंबर्स 300 से 400 के बीच में ही हैं, तो उनकी गिनती कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में हो जानी चाहिए। लग रहा है मैं फारसी बोलने लग गया हूं, अब फारसी बोल रहा हूं मैं, यस समझ में नहीं आ रही? नो सर। नो सर। समझ में आ रही है ना? भावना क्या हाल यस चाल? सर, हाँ सर, मैं मेरे को आ सर गया, मैं एक बार सोच। ओके। देखो मुझे नहीं पता आपने कितने डर में मैथ और स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करी है, मुझे नहीं पता, मैंने भी बहुत डर डर के पढ़ाई करी थी, पर अब दोबारा मौका मिल रहा है मैथ को और स्टैट को दोबारा बढ़िया से समझने का मौका मिल रहा है। अब ये मौका बढ़िया क्यों है? वो इसलिए बढ़िया है कि अब पहले की तरह आपको कैलकुलेशन खुद से नहीं करनी है, वो काम कंप्यूटर से कर लो। मैंने आप लोगों को एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूलाज दिखाए हैं कैलकुलेशन करने के, तो आप किसी भी टाइप का कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकते हो। अब आपको अपना दिमाग कैलकुलेशन ठीक करने में नहीं लगाना है, अब आपको अपना दिमाग इस चीज में लगाना है कि ये कैलकुलेशन करनी क्यों है, इस कैलकुलेशन को करके हम क्या करेंगे, कहाँ जरूरत है इस कैलकुलेशन। क्योंकि वो काम जो कैलकुलेट करना है वो तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। आप में ऐसा क्या है कि आप कैलकुलेटर से बेटर है? कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर कभी पूछता है क्या भाई क्यों कैलकुलेट करना है? किसी कैलकुलेटर ने पूछा है आज तक? नो सर। नहीं, राइट? तो एक आदमी है उसने कैलकुलेशन करके एक बम बना लिया है, और अब वो बम अगर फटेगा तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो उसने बढ़िया कैलकुलेशन करी और एक बढ़िया बम बना लिया। वहीं पे एक दूसरा आदमी होगा जो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेगा। तो आप कौन सा एप्लीकेशन करना चाहते हैं कंप्यूटर का? कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन कंप्यूटर भी कर सकता है। आज के टाइम पे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पे आप बस अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, वो अपने आप आंसर दे देंगे आपका, मैथ का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। तो दुनिया बहुत आगे निकल आई है और हमको भी इस चीज को समझना होगा कि हम इस नई बदलती दुनिया में किस टाइप का काम करने वाले हैं, किस तरीके से अपने स्किल्स को लगाने वाले हैं। अब रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेट याद करके या किसी का नाम याद करके हमें क्या मिलेगा, वो तो गूगल भी कर लेगा। एक बार गूगल सर्च करो सब मिल जाता है, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा।
तो रटने से कोई फायदा नहीं है, मेमोरी टेस्ट नहीं चल रहा है। चीजों को समझना है कि हम कर क्यों रहे हैं, ये इसका फायदा क्या है। और कितने लोगों को मैंने कोशिश करी है क्लास में भी बताने की कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस है, पर इसके यूजेस बहुत आगे हैं। आप लोगों की अभी स्टार्टिंग हो रही है, उस स्टार्टिंग को थोड़ा एम्ब्रेस करो, उसको ठीक से समझो, तभी इस चीज का आगे यूज कर पाओगे। नहीं तो लगेगा जैसे बचपन में पढ़ी थी स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री, कि इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही रह जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपने साथ वो मत करो जो बहुत पहले से एजुकेशन सिस्टम ने करा है, कि मतलब का हो या ना हो, पढ़ लो, रट लो, नंबर आएंगे। अब सोचना ज्यादा इस बारे में जरूरी है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब अगली कुछ चीजें जो हमें कैलकुलेट करनी होती हैं वो है मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सम ऑफ नंबर्स अबव 360, काउंट ऑफ numbers above 360, skewness और kurtosis। करना क्या है, हमें जो ये फिक्स्ड नंबर्स का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, हमें उन्हीं नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है, यानी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मुझे मीन या एवरेज निकालना है तो मैं किस फंक्शन का इस्तेमाल करूं एक्सेल में, एवरेज। हाँ जी, एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वल टू साइन लिखेंगे, टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज टाइप करने के बाद में आपको इनपुट में ये डेटा डालना है जो कि है आपके फिक्स नंबर्स। तो इन फिक्स नंबर्स को डालकर आप एवरेज का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे तो आपकी एवरेज निकल के आएगी। मीन ये बता रहा है, एवरेज ये बता रहा है कि इन सारे नंबर्स में एवरेज वैल्यू 352 है, जो कि सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर 300 से लेकर 400 तक सारे नंबर्स रैंडमली जनरेटेड हैं तो इनका एवरेज 350 के आसपास होना चाहिए, तो ये सही एवरेज कैलकुलेट हुआ है। अब बात आती है स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा STDEV डॉट एस। डॉट एस इसलिए क्योंकि एक सैंपल है, डॉट पी इसलिए नहीं क्योंकि ये पॉपुलेशन नहीं है। पी का मतलब पॉपुलेशन है, एस का मतलब सैंपल है। तो चूंकि हमारे पास सैंपल है तो हम डॉट एस के फॉर्मूला का यूज करेंगे, STDEV डॉट एस, और इसमें भी हमारे जितने भी नंबर्स हैं, फिक्स नंबर्स हैं, वो हमारा इनपुट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ रहा है 29.90। अब बात करते हैं सम ऑफ नंबर्स अबव 360। जो भी नंबर्स हमने, सर एक और बार सर, एक बताना बार स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड का। डेविएशन वाला फॉर्मूला शो करना। ये लो, ओके सम ऑफ नंबर्स अबव 360। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 360 से ऊपर हैं और उनका सम कितना है। तो सबसे पहले हम सम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ। पहले हमने फॉर्मूला यूज किया था सम का, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ का। तो सम इफ फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें रेंज मेंशन करनी है। रेंज मेंशन कैसे करेंगे, हम सारे के सारे फिक्स नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे रेंज में, और फिर
क्राइटेरिया में हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा मोर देन 360, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्या सम है उन नंबर्स का जो 360 से ज्यादा है। तो मोर देन 360 हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख के क्राइटेरिया डालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आता है 9104। आप लोगों का अलग अलग कैलकुलेशन आएगा। काउंट ऑफ नंबर्स अबव 360 के लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो काउंट इफ फॉर्मूले में हमें फिर से रेंज मेंशन करनी है, तो वही हमारे फिक्स नंबर्स हमारी रेंज हो जाएंगे और क्राइटेरिया हो जाएगा मोर देन 360। और हमें कैलकुलेट करके नजर आ रहा है कि 24 नंबर्स हैं जो कि 360 से ऊपर हैं। अब आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि 360 और 380 वाली जो क्लासेस हैं उन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला के 11 और 13 24 होना चाहिए, और जो कि सही है। तो 360 से अगर नंबर्स हम चेक करें कितने 360 से ऊपर हैं तो वो 24 नंबर हुए। ठीक है। स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे SKEW। यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी है डॉट पी करके, तो हमें डॉट पी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, SKEW वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। और इसमें हम सारे के सारे जो फिक्स नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा स्क्यूनेस कैलकुलेट होगा। कर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए KURT कर्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। हाँ हम बात बोलो। सर ये अगेन पी पॉपुलेशन के लिए है क्या? हाँ जी। ओके सर। सो KURT कर्ट फॉर्मूला हम कर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, और उसमें भी हमें ये फिक्स नंबर्स की जो पूरी रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा कर्टोसिस भी कैलकुलेट होकर आता है। आखिरी चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो ये है कि हमें एक पाई चार्ट बनाना है। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक पाई चार्ट बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में आओ और यहाँ पर पाई चार्ट में 3D पाई चार्ट को चुन लो। तो 3D पाई चार्ट आपके सामने फ्रीक्वेंसी का बन के आ जाएगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मुझे हर कलर का मीनिंग क्लियर नहीं है। यहाँ नीचे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 की जगह पे जो क्लासेस हैं वो नजर आए, यानी कि ये कौन सी वाली क्लास का पाई चार्ट या परसेंटेज बन के आया है। तो फिर क्या करना है? फ्रीक्वेंसी वाले चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और चार्ट डिजाइन टैब में आकर सेलेक्ट डेटा ऑप्शन पे जाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी वाले चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, चार्ट डिजाइन टैब में आके सेलेक्ट डेटा के टैब को जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि इस विंडो में आपको फ्रीक्वेंसी पहले से नजर आ रहा है और 1 2 3 4 5 आपको दूसरी साइड पर नजर आ रहा है। सो नाउ यू हैव टू एडिट द 1 2 3 4 5 सीरीज। एडिट पे क्लिक करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट 322 400 एज द एक्सेस लेबल रेंज। इससे 1 2 3 4 5 की जगह आपको 320 340 360 380 और 400 नजर आएगा। नाउ यू प्रेस ओके और अब आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है वो यहां पर यू कैन लुक एट दैट इट इज कंप्लीट। नाउ वी वांट टू आल्सो ऐड परसेंटेजेस, ताकि हमें नजर आए कि हर जो हमने
पाई चार्ट बनाया है उसमें हर सेक्शन का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज के लिए क्विक लेआउट में आएंगे, चार्ट डिजाइन टैब में क्विक लेआउट है, और इसमें हम कोई भी डिजाइन जिसमें परसेंटेज नजर आ रही हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो यू कैन सेलेक्ट एनी स्लाइड। सर एक और बार बता दो। कहाँ से बता दो, ये भी बताओ ना। सर परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाला तो हमने एक बार सेलेक्ट डेटा करके अपनी जो क्लासेस हैं उनको फीड कर लिया है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू ऐड परसेंटेजेस टू द पाई चार्ट। तो परसेंटेज ऐड करने का क्या तरीका है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चार्ट डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ पर अलग अलग टाइप के लेआउट्स गिवन है। तो कोई भी परसेंटेज वाला लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आपको परसेंटेजेस नजर आने लगेंगे और आपके क्लासेस भी नजर आने लगेंगे। तो अब मुझे पता है कि डार्क ब्लू वाला जो चार्ट है, जो पाई है, वो 320 वाली क्लास है, 300 to 320 वाली क्लास है। जो ऑरेंज वाली क्लास है वो ये 320 से 340 वाली क्लास है, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो विद दैट योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। तो आपने ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ये सब कैलकुलेट करना है और ये पाई चार्ट बनाना है। विद दैट योर क्वेश्चन विल बी ओवर। So I will just save it somewhere. Okay. So now if you have any doubts related to regression or statistical analysis like frequency distribution, so you can ask, or else we can complete Sir? the session. हाँ राहुल। सर एक बार जो ये ग्राफ से स्टार्ट करना सर, जो ये चार्ट पाई चार्ट है उसमें नंबर कैसे लाए थे आपने? तो सबसे पहले हमने ये चार्ट बना लिया फ्रीक्वेंसी का कॉलम यूज करके। यस सर। अब अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 की जगह पे हमें अपनी क्लासेस के नंबर्स चाहिए। सत्येंद्र, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का मतलब अब तुमको खुद गूगल करना पड़ेगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है पर अब टाइम नहीं है मेरे पास। तो 1 2 3 4 5 की जगह पे हमें यहाँ पे अपनी क्लासेस डालने हैं। तो इसको क्लासेस को डालने के लिए क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी का अपना चार्ट सेलेक्ट कर लिया है, चार्ट डिजाइन टैब में आ गए और सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन है यहाँ पर, उसे हमें चूज करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी विंडो खुलती है। एक साइड पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है। तो हमें यही 1 2 3 4 5 है जिसे एडिट करना है। तो एडिट का ऑप्शन ठीक ऊपर है, इस पे क्लिक करेंगे। तो अब एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि इसमें 1 2 3 4 5 की जगह पे क्या लगाना है। तो उसमें हम ये जो क्लास एंड वाला जो कॉलम है हमारा उसको लगाएंगे एंड प्रेस ओके। तो अब आपके जो 320 से लेकर 400 तक के जो आपके क्लासेस हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रेस ओके और आपको ये क्लासेस यहाँ पे नजर आने लगे। आखिरी चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो है परसेंटेज को जोड़ना है। तो इसमें मैंने परसेंटेज का एक क्विक लेआउट में आके परसेंटेज को जोड़ दिया। इससे अब परसेंटेजेस भी नजर आ रही हैं। हाँ हम सर जस्ट लाइक इसमें क्लासेस हमें एक मतलब एक ही नंबर में नहीं शो करनी, 300-320 शो करनी है। तो सर उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए तरीका ये है कि आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज वी क्रिएट दिस कॉलम कॉल्ड क्लास। तो सर मैनुअली नहीं कर सकते एडिट वगैरह इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी वगैरह के अंदर? कर सकते हो, पाई चार्ट में कर सकते हो, कर सकते हो। यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन डू दैट। तो सेलेक्ट डेटा में आके यहाँ पर अभी आपने 320 ये सब चीज़ें सेलेक्ट करी हैं।
तो इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा 300 to 320, कॉमा 320 to ओके सर 340. By doing that, you can do that. Okay. I will just save it somewhere. Okay. So now if you have any doubts related to regression or statistical analysis like frequency distribution, so you can ask, or else we can complete Sir? the session. हाँ राहुल. सर एक बार जो ये ग्राफ से स्टार्ट करना सर, जो ये चार्ट पाई चार्ट है उसमें नंबर कैसे लाए थे आपने? तो सबसे पहले हमने ये चार्ट बना लिया फ्रीक्वेंसी का कॉलम यूज करके. यस सर. अब अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है. 1 2 3 4 5 की जगह पे हमें अपनी क्लासेस के नंबर्स चाहिए. सत्येंद्र, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का मतलब अब तुमको खुद गूगल करना पड़ेगा. अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है पर अब टाइम नहीं है मेरे पास. तो 1 2 3 4 5 की जगह पे हमें यहाँ पे अपनी क्लासेस डालने हैं. तो इसको क्लासेस को डालने के लिए क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी का अपना चार्ट सेलेक्ट कर लिया है. चार्ट डिजाइन टैब में आ गए और सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन है यहाँ पर, उसे हमें चूज करना है. जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी विंडो खुलती है. एक साइड पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है. तो हमें यही 1 2 3 4 5 है जिसे एडिट करना है. तो एडिट का ऑप्शन ठीक ऊपर है, इस पे क्लिक करेंगे. तो अब एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि इसमें 1 2 3 4 5 की जगह पे क्या लगाना है. तो उसमें हम ये जो क्लास एंड वाला जो कॉलम है हमारा उसको लगाएंगे एंड प्रेस ओके. तो अब आपके जो 320 से लेकर 400 तक के जो आपके क्लासेस हैं वो नजर आ रहे हैं. प्रेस ओके और आपको ये क्लासेस यहाँ पे नजर आने लगे. आखिरी चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो है परसेंटेज को जोड़ना है. तो इसमें मैंने परसेंटेज का एक क्विक लेआउट में आके परसेंटेज को जोड़ दिया. इससे अब परसेंटेजेस भी नजर आ रही हैं. हाँ हम सर जस्ट लाइक इसमें क्लासेस हमें एक मतलब एक ही नंबर में नहीं शो करनी, 300-320 शो करनी है. तो सर उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए तरीका ये है कि आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा. तो लेट्स सपोज वी क्रिएट दिस कॉलम कॉल्ड क्लास. तो सर मैनुअली नहीं कर सकते एडिट वगैरह इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी वगैरह के अंदर, कर सकते हो, पाई चार्ट में? कर सकते हो. यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन डू दैट. तो सेलेक्ट डेटा में आके यहाँ पर अभी आपने 320 ये सब चीज़ें सेलेक्ट करी हैं. तो इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा 300 to 320, कॉमा 320 to ओके सर 340. By doing that you can do that. Okay. ओके. सर मेरे में क्विक लेआउट का वाला ऑप्शन नहीं आ रहा. अब एक खचरे सो जा. चलेगा क्या सर? हेलो. हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मेरा क्विक लेआउट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है परसेंटेज के लिए. क्विक लेआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो इसलिए ये होगा बोला ना खचरे सो जा.